ये सवाल आप सभी के मन में आ सकता है कि एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसकी सुस्त सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कारण पॉर्न है, एंजाइटी नहीं। इसे समझने के लिए कुछ तरीके आजमाने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और उन्हें बताइए अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल एब्नॉर्मेलिटी दिख रही है। दूसरा, अपना कोई भी पसंदीदा पॉर्न चलाइए और मास्टरबेट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, फिर से किसी दूसरे समय मास्टरबेट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिना पॉर्न देखे या पॉर्न के बारे में सोचे बगैर। अपने दोनों बार के एक्सपीरियंस को देखते हुए अब सोचिए कि आपके इरेक्शन की क्वालिटी कैसी थी और आपको क्लाइमैक्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। एक स्वस्थ इंसान को बिना पॉर्न देखे भी फुल इरेक्शन तक पहुंचने में और मास्टरबेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पॉर्न देखते वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आता है और बिना पॉर्न देखे नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वहीं अगर आपको बिना पॉर्न देखे स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आता है लेकिन असल जिंदगी में पार्टनर के साथ सेक्स करते वक्त नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपको एंजाइटी रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। लेकिन अगर आपको दोनों तरह से ही स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको प्रोग्रेसिव पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपके बिलो द बेल्ट एरिया में कुछ दिक्कत है, जिसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। गैरी विल्सन को लगता है कि पॉर्न से रिलेटेड समस्या फ्यूचर में और बढ़ने वाली है और इससे बचने के लिए वो सबसे प्रॉमिसिंग रिसर्च की खोज भी कर रहे हैं। पर एक चीज साफ तौर पर बताना सही रहेगा कि जरूरी नहीं है कि सबको पॉर्न से तकलीफ ही हो। ऐसा हो ही सकता है कि लोगों को कोई तकलीफ महसूस ना हो रही हो। ऐसी किसी चीज को लेकर लेखक किसी तरीके की कोई बहस नहीं करना चाहते हैं और ना ही वो लोगों के अंदर ह्यूमन सेक्सुअलिटी को लेकर कोई डर बैठाना चाहते हैं। ये हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट के बारे में क्या सोचता है और उसे कैसे अपनी जिंदगी में लाता है या नहीं लाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप में से किसी को लगता है कि उन्हें पोर्नोग्राफी हार्म कर रही है या उनके किसी करीबी इंसान को हार्म कर रही है, तो योर ब्रेन ऑन पॉर्न बुक उनकी मदद जरूर करेगी। 2008-9 के करीब जब इंटरनेट पर लोगों ने एक भारी संख्या में पॉर्न देखना शुरू किया ही था, तब कई लोगों ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बाकी लोगों के साथ शेयर की थी। कई लोगों में कभी कभी इरेक्शन बहुत जोर का देखा जाता था तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। लोगों को इतनी बुरी लत लगी हुई थी कि उन्हें लगता था कि कोई असली औरत उनमें इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन पैदा कर ही नहीं पाएगी। इस समय तक ना तो योर ब्रेन ऑन पॉर्न आई थी और ना ही नो फैप या पॉर्न एडिक्शन से जुड़ा कोई ऐसा आर्टिकल या मेडिकल रिपोर्ट खुलेआम मिलता था। इसलिए जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थीं, उन्हें लगता था कि वो इस सोसाइटी पर कलंक है और उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। कई लोगों ने इसी डर के चक्कर में कभी अपना इलाज ही नहीं करवाया। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी इस बुरी लत को पहचाना और उससे निकलने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुआ। एक ऑनलाइन पॉर्न यूजर जिसका ऑनलाइन यूजर नेम reddit/nofap था, इस समस्या से जूझ चुका है। रेडिट की ये समस्या उसके प्यूबर्टी में ही शुरू हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर इसने अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा था। एक समय के बाद रेडिट को ऐसा लगने लगा था कि वो इस सोसाइटी का एक हारा हुआ इंसान है। पॉर्न देखना छोड़ने से 1 साल पहले उसे खुद को साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा था, जिन्होंने उससे ये कहा था कि उन्हें बहुत भयंकर सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने इस पॉर्न की समस्या को ठीक करने की कोशिश की, उसे लगने लगा कि उनके दिल से मानो कोई भारी बोझ उतरने लगा हो। करीब 80 दिन तक बिना मास्टरबेशन के उसने पाया कि उसकी बॉडी में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे हैं। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट पाएगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ही अपनी पॉर्न से जुड़ी समस्या के बारे में अर्ली स्टेज में ही सोशल मीडिया पर बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट पॉर्न बाकी सभी लोगों की तुलना में पहले पहुंचता है, जिसकी वजह से उनका एक अलग सेक्सुअल टेस्ट तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स के दौरान इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना भी करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 20 या उससे थोड़ी ही ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी के इतिहास की। पोर्नोग्राफी का इतिहास। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता है कि कैसे पोर्नोग्राफी ने हमारी जिंदगी पर असर किया है और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पर क्या आपको पता है कि पोर्नोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं पोर्नोग्राफी के इतिहास के बारे में। विजुअल पोर्नोग्राफी का आगमन मैगजीन के रास्ते हुआ था।
लोगों को अपने आप को इस स्टैटिक इरोटिका की मदद से ही अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ता था। इसके अलावा चाहे तो उन्हें अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर और ज्यादा पैसे खर्च करके महंगे मटेरियल खरीदने पड़ते थे। उस समय ऐसी कई एक्स रेटेड मूवीज भी मिलती थी जो काफी महंगी होती थी। ऐसे भी कई हद से ज्यादा एडिक्टेड लोग थे जो सिर्फ एडल्ट सेक्सुअल क्लिप्स के लिए पूरी की पूरी बुक स्टोर भी छान मारते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सेक्सुअल कंटेंट कुछ लोगों की पहुंच तक सीमित रह जाता था। ज्यादातर लोग अपना समय मूवी हाउस या पीप शो बूथ में बिताना भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद एंट्री होती है वीडियो रेंटल्स और लेट नाइट केबल चैनल वालों की। ये मीडिया लोगों के स्टैटिक पॉर्न से ज्यादा दिलचस्प होती थी। इससे लोगों को कहीं न कहीं शर्मिंदगी का भाव भी कम महसूस होता था, क्योंकि उन्हें और 10 लोगों के बीच बैठकर सिनेमा हॉल में पॉर्न देखने की जरूरत अब नहीं थी। इसके बावजूद लोगों को लगता था कि जब तक बाजार में कोई नई चीज नहीं आ जाती है, वो एक ही वीडियो कितनी बार देखेंगे। कई बार लोगों को पॉर्न के नाम पर एक पूरी की पूरी कहानी देखनी पड़ती थी। इस समय तक भी कई लोगों के पास अभी भी पॉर्न की सुविधा मौजूद नहीं थी, तो इसके बाद लोगों ने डायल अप की मदद लेनी शुरू की। डायल अप ज्यादातर सस्ते में मिल जाते थे और ये प्राइवेसी का अच्छा जरिया था, लेकिन इसमें मिलने वाले वीडियोस भी ज्यादातर स्टिल पिक्चर्स में होते थे। पहले तो लोगों को एक वीडियो डाउनलोड करना पड़ता था। इस डाउनलोड करने के चक्कर में कई बार वायरस का रिस्क भी उठाना पड़ता था, और अगर लोगों के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वीडियो के मुताबिक सही नहीं रहता था तो पहले उसकी मरम्मत की जाती थी। इन सभी झमेलों के बाद इंसान चाहे तो अपने पसंदीदा वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करके उसे 1 से 2 बार देख सकता था। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉर्न के इतिहास का असल परिवर्तन इंटरनेट के आने से कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका असर यंग जनरेशन पर पड़ रहा है।